वेलकम बैक गाइस, फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 12वीं का जो आपका इतिहास का है, आप लोगों के कमेंट बाजू आ रहे थे कि सर इतिहास का भी रियल पेपर प्रोवाइड करी थी। तो चलिए इसे देख लीजिएगा आप अपना इतिहास का पेपर 12वीं क्लास का। तो इस 80 में 80 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले, देख लीजिए। ये रहे आपके प्रश्न। तो इस जल्दी से अब आप फटाफट वीडियो को लाइक ठोक दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कुछ देख लीजिए क्लास 12वीं का इतिहास का 80 में 80 नंबर कंप्लीट होने वाले, वीडियो के एंड तक वॉच करना है, ठीक है। तो इस टाइम 3 आवर्स का मिलने वाला है। तो चलिए कंप्लीटली इसका आंसर कर लेते हैं पेपर का फटाफट। जो है आपके पास टाइम बहुत कम बचा, पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसे इंग्लिश मीडियम में, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका पेपर है। तो इस दोनों के आपको आंसर भी मिलने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो इस पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि 6 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है किसी इकाई, स्वजन, समूह, जाति या एक ही इलाके में रहने वाले समूह के भीतर विवाह करना कहलाता है। अंत विवाह कहलाता है, या वही विवाह, या बहुपत्नी प्रथा, या बहुपति प्रथा। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा ए ऑप्शन, अंत विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर आ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की तुलना रोम से की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमिगो डोमिगो पेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी, या यहाँ पर डोमिगो पेस ने, या निकितन ने, या यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस लगाते चलिए। इसके बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा है निम्नलिखित में से किस की रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कबीरदास दिया हुआ, रविदास और तुलसीदास और गुरु नानक। तो इस गुरु नानक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका द ऑप्शन लगा लीजिएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पाँचवा में देख लीजिएगा। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह कथन किससे है, किसका है। अंग्रेज चले गए पर शरारत के बीज बो गए। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या महात्मा गांधी, या पद्मश्री सीतार मैया। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, द ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद है छठवां प्रोटोसिव की मुहरों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का विचार कीजिए। तो इसी आपको 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से देख लीजिएगा उत्तर कौन हो जाएगा। वो इसमें दिए गए कथनों में से सही आपको उत्तर बताना, ठीक है। तो इसका 100 वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये आपके जो है 6 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाती हैं। तो इससे चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम है। तो इसी तरह आपको इंग्लिश मीडियम में इसका सॉल्यूशन कर लेना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो इस पेज इधर उधर हो गए हैं, तो इस देख लीजिएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि 6 नंबर की है। तो इसमें है अशोक के धम्म का संदेश फैलाने के लिए नामक विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। इसमें आपको लगा लेना है धम्म। चलिए हम लिख देते हैं। इसमें लिख देना है धम्म, लिख देना है, पहले धम्म लिखेंगे, फिर डैश कर देना है आपको धम्म महत्तम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महत्मत। तो इसका लिख देना है महामत। तो इसे धम्म महामत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पहले का उत्तर लिख लीजिएगा धम्म महामत। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन है बुद्ध धर्म संघ मिलकर डॉट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिरत्न कहलाते हैं। तो इसमें लिख देना त्रिरत्न, रत्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिरत्न इसका करेक्ट आंसर, उत्तर लिख लीजिएगा त्रिरत्न। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, चिश्ती सिलसिले की स्थापना डॉट ने की थी। तो किसने की थी, इसमें लिख देना अबू। चलिए इसका लिख देते हैं अबू, इसका उत्तर लिख लीजिए अबू इसाक। इसमें लिख देना अबू इसाक सामी ने की थी। तो इसमें लिख देना अबू इसाक सामी। तो इसमें लिख देना अबू इसाक सामी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं अच्छे तरीके से, फिर से लिखते हैं, ठीक है। इसमें लिख देना अबू इसाक सामी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबू इसाक सामी लिख लीजिएगा, इसका तीसरे का राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन है यूनेस्को ने हैप्पी को विश्व पुरातत्व स्थल डॉट घोषित किया। तो इसका करेक्ट आंसर लगा देना 1986 में घोषित किया। तो 1986 में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1986 में घोषित किया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका पाँचवा बंगाल की स्थायी बंदोबस्त में आने वाले परिवर्तनों की 5वीं रिपोर्ट डॉट ने तैयार किया। तो इसमें लिख देना सुंदरम सिंह। तो इसमें लिख देना सुंदरम सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरम सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगा लीजिएगा फटाक से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका
औपनिवेश शासनकाल में डॉट डॉट इलाके को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर लिख देना अवध, अवध इलाके को। तो गाइस इसमें अवध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर लिख लीजिएगा अवध, अवध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सभी के आंसर हमने बता दिए। वीडियो को जो है इसकी बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपके क्वेश्चन जो है क्वेश्चनों के आंसर मिस हो जाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। गाइस जो है उनके आंसर लिखते चलिए, कॉपी पेन उठा लीजिए। तो गाइस क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य सत्य लिखना है, जो कि 6 नंबर के हैं। चलिए पहला देख लीजिए, जिया उसुद्दीन बैनी सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वितरण दिया है। तो इसी आपका पहले का सत्य हो जाएगा, पहले का सत्य लगा लीजिएगा। इसके बाद दूसरा, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन मलयालम साहित्य का स्वर्ण युग था। तो इसी आपका दूसरे का असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य हो जाएगा। इसके बाद है आइन ए अकबर के पहले खंड का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी विलियमैन ने किया। तो इसी आपका तीसरे का आपको सत्य लगा लेना, ठीक है। इसके बाद है चौथे का आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद है पाँचवा, मित्रों अगर आप आईएएस आईपीएस बनने का सपना रखते हैं, पाँचवा का सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवां का भी सत्य हो जाएगा। तो इसी आपके सत्य कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इंग्लिश में आ जाते हैं ट्रू फॉल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके देख लीजिए क्वेश्चन नंबर छठवां से। तो इस जो आपके इस छठवां से, चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन तीसरा के बाद चौथा देख लेते थे। हमने बता दिया पेज इधर उधर हो गए हैं, बाकी पेपर पूरा रियल है। क्वेश्चन चौथा है सही जोड़ी बनाना, जो कि 7 नंबर की। चलिए सही जोड़ी मिला लेते हैं क्वेश्चन चौथा में। तो कुछ देख लीजिएगा। पहले का आपको मिला देना है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार मिला देना आ ऑप्शन से, उसी के सामने दिया हुआ अनुच्छेद 14, 16, 17। इसके बाद है दारी प्रथा। तो इसका मिला देना आपको दूसरा का द ऑप्शन से अकबर। इसके बाद है संस्कृति और शिक्षक अधिकार। तो इसका आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25 और 28। तो इसी आपका तीसरे का बा हो जाएगा। चौथा है संस्थाल विद्रोह, चौथा का जा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1855 से 56। इसके बाद देवराय प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचवें का फा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है सहायक संधि, सहायक संधि का मिला देना आपको सा वाले ऑप्शन से, ठीक है। इसके बाद है कृष्णदेव राय। तो इसका मिला देना 1798 से। तो ये आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमने मिला दी हैं, पहले से बता देते हैं। पहले का आपको आ से मिला लेना है, दूसरा का दा से, तीसरा का बा से, चौथे का मिला लेना है यहाँ पर जा से। इसके बाद पाँचवीं का मिला लेना है, पाँचवीं का मिला लेना फा से, ठीक है। इसके बाद छठवीं का मिला लेना है, छठवीं का हो जाएगा सा से। इसके बाद सातवीं का मिला लेना ई से। तो वैसे आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में मैचिंग है। इसके बाद क्वेश्चन पाँचवा जाता है। क्वेश्चन पाँचवा में एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना, जो कि 7 नंबर की है। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता में सुगंधित द्रव्यों को विशेष पात्रों में रखा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृद भांड कहते हैं। तो इसमें लिख देना मृद भांड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृद भांड, इसका करेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा, वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 2 यज्ञों का नाम लिखना है। तो इस पहला यज्ञ हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ। तो इसमें लिख दे दीजिएगा अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा लिख लीजिएगा, दूसरा है राज, इसमें लिख देना राजसूय यज्ञ। तो ये आपके राजसूय यज्ञ। तो इस पहला लिख लीजिए अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा, राजसूय यज्ञ हो जाएगा, ठीक है। तो इसे लिख लीजिएगा इसका उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका तीसरा जो है पितृवंशिका एवं मातृवंशिका क्या है। तो इसका उत्तर आपको जो है नेक्स्ट जो है वीडियो के एंड में मिलेगा। इसके बाद है चौथा, कृष्णदेव नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है। तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका तेलुगु। तो इसमें लिख देना तेलुगु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर लिख लीजिएगा तेलुगु। तो इसका उत्तर हो जाएगा तेलुगु भाषा में की है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पाँचवा, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, वह किस संबंध में था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1870 में जो है इसका गठन हुआ था। तो इसे लिख लीजिएगा 1870। इसके बाद नेक्स्ट है छठवां, देश से जा चुकी है शहर की काया बेजवान थी, यह कथन किस शासक ने अपने राज्य को छोड़ने पर कही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजिद, लिख लीजिएगा। उत्तर लिख लेना आपको बाजिद, फिर हो जाएगा अली शाह है। तो इस बाजिद अली शाह है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजिद अली शाह, इसका उत्तर लिख लीजिएगा। ये आपका जो है
छठवां का आंसर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका सातवां। संविधान के किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सभी अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया है? तो इसमें लिख देना अनुच्छेद, इसमें लिख लीजिएगा अनुच्छेद, अनुच्छेद हो जाएगा 356, अनुच्छेद 356 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पाँचवा के बाद अब छठवां देखेंगे, तो वैसे इंग्लिश मीडियम में एक वाक्य के हैं, तो वही छठवां देख लीजिएगा। ये रहा आपका छठवां। तो वैसे अब आपको फटाक से इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना। छठवां का अथवा है। इसके बाद है सातवां, तो इसी सातवां का अथवा। आठवां है, आठवां का अथवा भी है। नौवां है, 10वां है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11वां है, 12वां है। चलिए 12वां का अथवा देखेंगे, तो इसी रहा 12वां का अथवा है, देख लीजिएगा जल्दी से। 13वां है, 13वां का अथवा। 7वां, 14वां है, 15वां है, 16वां है, देख लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 17वां है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद 18वां है। इसके बाद 19वां का अथवा देखेंगे, तो इसी रहा 19वां का अथवा। 20वां है। इसके बाद 21वां के बाद 22वां के बाद 23वां। तो वैसे आपके पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देख लीजिए ये आपका भारत का मानचित्र आया है, तो इसको आपको भरना है। देख लीजिए 23वां का क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें भरना है। तो वैसे अब आपका पूरा हमने पेपर कंप्लीट करा दिया। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6वां से, तो इस वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। जब तक यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 9 अगर आपने 6-7 पॉइंट लिखे हैं तो उसमें से एटलीस्ट 3-4 तो रेलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए। पूरा का पूरा सही है, 10 में 10। जबकि ये बहुत हद तक एकदम गलत है। बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपी चेक करने का एक प्रोसीजर होता है, कैसे नंबर देते हैं, कोई तो तरीका होगा। बोले हाँ तरीका है। एक स्टेप होता है। अगर आपने उस प्रोसीजर को समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को लिखा तो आपके नंबर कटने की कोई चांस ही नहीं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज आप सभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम का सलूशन लेकर आपके सामने आ चुका हूं। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो, गारंटी से बता देता हूं 10 से 15 नंबर बोर्ड एग्जाम के अंदर इंक्रीज होने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं आपको सीक्रेट्स बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपीज चेक कैसे की जाती हैं। अगर आपको यह पता चल गया ना कि बोर्ड एग्जाम में कॉपीज ऐसे चेक होती हैं, तो आपको यह पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपने आंसर्स को आपको लिखना कैसे होता है। सारी चीजें आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई टीचर से बात करी जो कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इंडिया के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके अंदर कॉपीज को चेक करते हैं। जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे और उन सवाल को मैं यहां पर लिखकर भी लेकर आया हूं। पहला सवाल मैंने उनसे पूछा, कैन टीचर कट मार्क बाय देयर ओन? क्या टीचर अपनी मर्जी से किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स काट सकता है? एक टीचर को पसंद नहीं आया आंसर तो क्या वो मार्क्स काट सकता है? क्या यह बात सच है? दूसरा सवाल, पार्शियल मार्किंग, स्टेप वाइज मार्किंग, क्या बोर्ड एग्जाम के अंदर स्टेप वाइज मार्किंग होती है? क्योंकि बहुत सारे स्कूल के अंदर तो बोलते हैं कि स्टेप वाइज मार्किंग होती नहीं है। तीसरा सवाल, हार्ड और इजी चेकिंग, क्या चेकिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होगी या बहुत ज्यादा आसान होगी? ये सवाल भी मैंने पूछा। और लास्ट, प्रेजेंटेशन से मार्क इंक्रीज होते हैं क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, सब पूछते हैं। अगर हम अच्छा सजा के लिखेंगे तो क्या हमारे मार्क्स इंक्रीज होंगे? तो 4 सवाल पूछे और इन चारों सवाल के आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूं। 5 टिप्स लेकर आया हूं बोर्ड एग्जाम की, 5 ऐसी टिप्स जो कि सीक्रेट टिप्स हैं। इनको अगर फॉलो करते हो 5 से 10 नंबर तो मिनिमम इंक्रीज होंगे ही होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 हमारी क्या बोल रही है? आंसर की। देखो ध्यान से सुनना। आपको ऐसा लगता है ना कि अगर एक टीचर को आपका आंसर पसंद नहीं आया तो आपके नंबर काट देगा, जबकि बिल्कुल गलत है। कोई टीचर बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, स्कूल के अंदर बिल्कुल ऐसा टीचर्स कर सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आंसर की दी जाती है। हाँ, हर एक टीचर के पास आंसर की होती है, चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड की बात करो, आईसीएसई बोर्ड करो, इंडिया के जितने भी बोर्ड्स हैं, सब टीचर्स को जब कॉपी चेक करते हैं तो उनको एक आंसर की मिलती है और उन्हें अपने पेपर को आंसर की के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। वो अपनी मर्जी से चेक नहीं कर सकते। उन्हें सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं कि ये रही आंसर की और इसके अकॉर्डिंग ही आपको चेक करनी है। और मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखा देता हूं। जैसे आंसर की है, ये सीबीएसई की आंसर की है। आप आपके जो भी बोर्ड है उसकी वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां पर आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि हमारी ये सीबीएसई की आंसर की है, ये हमारी क्लास 12 की केमिस्ट्री की आंसर की। तो आप देख सकते हो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, 22 का क्या होगा, 23 का क्या होगा, 24 का क्या होगा, 25, ऐसे पूरा का पूरा लिख के आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। ये एग्जांपल है हमारी क्लास 10 की साइंस का। तो आप देख सकते हो जैसे सेक्शन ए में एमसीक्यूज हैं, तो देखो एमसीक्यूज के भी सारे के सारे आंसर्स यहां पर लिखे हुए हैं, ए बी सी डी कौन कौन से आंसर्स होंगे। उसके अलावा सेक्शन बी के आंसर्स ये हैं और साइड में आप देखो तो मार्किंग भी दे रखी है।
तो सब कुछ एक टीचर को मिलता है। ये है हमारा पहली चीज। अब बढ़ते हैं हमारा दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका सबसे बड़ा सवाल, स्टेप मार्किंग। इमेजिन करो आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आधा तो आपका सही था और आधा आपका गलत, तो क्या आपके मार्क्स मिलेंगे? बहुत सारे स्कूल्स के अंदर क्या किया जाता है ना कि मार्क्स नहीं देते, है ना, स्टेप मार्किंग के। बट खुश हो जाओ क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप के भी नंबर आपको मिल रहे होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, एसएसटी हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लास 12 के केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अब तो मुझसे प्रूफ मांगोगे कि आपको कैसे पता, तो चलो मैं दिखा देता हूं। आंसर की ये बोलती है कि स्टेप वाइज मार्किंग करनी पड़ेगी। देखते हैं, जैसे कि ये एक आंसर की है, ये है इंग्लिश की, ये है इंग्लिश की आंसर की। यहां पर ध्यान से देखना ऊपर क्या लिखा है, फॉर्मेट के 1 नंबर, कंटेंट के 2 नंबर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया के 1 नंबर और एक्यूरेसी के 1 नंबर। मतलब जब ये किसका है, ये एक लेटर राइटिंग का सवाल है, तो टीचर्स को बोला जाता है अगर एक स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मेट भी सही लिख के आता है ना तो उसको 1 नंबर तो देने पड़ेंगे। लिखा हुआ है, ये टीचर काट नहीं सकते, लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर स्टूडेंट कंटेंट अच्छा लिखता है तो उसे 2 नंबर मिलने हैं। अगर उसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज अच्छे हैं तो उसको 1 नंबर। और एक्यूरेसी का मतलब ग्रामर, जो ग्रामर पार्ट होता है, अगर उसने ग्रामर सही से लिखी है, करेक्ट स्पेलिंग्स लिखी है, तो उसे 1 नंबर। तो ऐसे जो आपकी लेटर राइटिंग होती है वो डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो अब ऐसा मत करना कि तुम्हें सवाल नहीं आ रहा तो तुम उसे छोड़ के आ रहे हो। एटलीस्ट फॉर्मेट भी लिखते हो ना, उसके भी 1 नंबर मिल रहे हैं यार, उसके भी 1 नंबर लिखने हैं, उस नंबर को क्यों खो रहे हो, लिख कर आओ, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि मैथ्स का आप देख सकते हो। मैथ्स का एक ऐसे अपना क्वेश्चन है, उस करेंगे। हाँ मेरे दोस्त, सही सुन रहे हो, हर एक टीचर चाहेगा कि आप पास हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना बोर्ड एग्जाम के अंदर तो भैया टीचर्स फेल कर सकते हैं, मेरी तो प्रिपरेशन नहीं है, मेरे तो सिलेबस नहीं हुआ है, डरो मत, टीचर्स आपको पास करने की कोशिश करते हैं। मैं इतने टीचर से बात करता हूं, सब बोलते हैं कि हम तो खुद चाहते हैं कि बच्चा पास हो जाए। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक 1-to-1 टिप दे रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनना। इमेजिन करो एक सवाल है जो तुम्हें नहीं आ रहा है ना, कुछ भी जो भी तुम्हें उस चैप्टर से रिलेटेड आता है वो लिख कर आ जाओ। तुम्हें पता चल गया ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का है, उस चैप्टर से रिलेटेड लिख कर आओ। जो भी तुम्हें आता है अनाप शनाप लिखे आओ, जो भी तो उस चैप्टर से रिलेटेड आता है तुम्हें लिखकर आना पड़ेगा। उससे पता क्या होगा, इमेजिन करो आप अगर कहीं पर फेल हो रहे होगे, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे, तो टीचर्स क्या करेंगे, आपका आंसर थोड़ा बहुत गलत भी होगा ना तो उसके अंदर आपको 1 नंबर या फिर आपके 1.5 नंबर ऐसे कुछ मिल जाते हैं, आधे 1 नंबर मिल जाते हैं। करना क्या है, किसी भी आंसर को नहीं छोड़ना है। और यही टॉपर करते हैं, टॉपर किसी भी आंसर को नहीं छोड़ते, वो सारे आंसर को अटेम्प्ट करके आते हैं। तो ये थी हमारी 5 टिप्स। आई होप इन 5 टिप्स से आपकी मदद हुई होगी। और एक कमेंट आपको करने को बोला था, याद है क्या, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। उस कमेंट को फटाफट से कर दो। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद करी है तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और बस इतना बोलूंगा कि यार बोर्ड एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है और ये एग्जाम बहुत शानदार होगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ट्रस्ट मी। मैं बहुत सारे बच्चों को हर साल देखता हूँ, डरते हैं बोर्ड एग्जाम से, बट कुछ होता नहीं है, बहुत आसान एग्जाम, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो। ट्रस्ट रखो और खुद से हर रोज बोलो, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।